हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज 2 दिन के बाद फिर से मुखातिब होता हूँ आपसे। और हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो तीसरा जो वंश था हमारा इम्पोर्टेंट, वो था सल्होड़ादित्य वंश। इसके संबंध में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कम से कम हमें याद रहनी ही चाहिए। ठीक है। स्थापना इसकी करी थी इच्छर देव नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि इसने बड़ी ही हाई साउंडिंग टाइटल, भारी भरकम उपाधि धारण करी थी, जिसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। और टाइटल रहा ये: भुवन विख्यात दुर्भ दाराती सीमन नंदिनी वैधत्य दीक्षांत दक्षय कगुरु। देख रहे हैं, इतनी बड़ी उपाधि इसने ली थी। तो इसका मीनिंग आप खोजिए, आपको किताब में मिल जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप इसका मीनिंग मुझे लिखकर भेजें। ठीक है। अच्छा, तो ये इसके संबंध में जानकारी है इच्छर देव की। और इस राजवंश के कुछ अन्य जो शासक हैं उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि देसत देव, पदम देव, सुमिक्ष राजदेव। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सुमिक्ष राजदेव का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सलोड़ादित्य वंश। ठीक है। दरअसल हम ऐसे हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमें स्पेसिफिक डेट्स मालूम नहीं पड़ती। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि कहीं कभी कहीं भी मैंने आपके किसी राजा के सामने कहाँ से कब तक शासन किया इसकी डेट का उल्लेख नहीं है। ये दिक्कत है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी जनरल वे में आप नाम तो याद रख ही सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 3 राजवंशों के बारे में जो हमने जिक्र किया था वो तो थे ही। इसके अलावा भी कुछ और भी राजवंश की जानकारी मिलती है, जैसे कि एक पाल वंश। हम उस बंगाल के पाल वंश की बात नहीं कर रहे हैं, ये उत्तराखंड का पाल वंश है, जिसका जो सोर्स है, जिसकी जानकारी हमको मिलती है, बैजनाथ अभिलेखों से मिलती है। जानने जैसी बात इसमें यह है कि इसमें सिर्फ 3 शासकों के नाम आपको याद रखने होंगे। एक का नाम है लखनपाल, एक का नाम है त्रिभुवनपाल, और एक का नाम है रुद्रपाल। और अंतिम शासक कौन सा है इसका? उदयपाल। ठीक है। अर्थात पाल वंश के शासकों का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका संबंध बंगाल के पाल शासकों से नहीं था। ठीक। एक और वंश की जानकारी हमको मिलती है, बड़े इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आते रहते हैं यहाँ से। प्राचल्य देव का वंश। प्राचल्य देव ने इसकी स्थापना करी थी, जिसकी जानकारी हमको मिलती है गोपेश्वर अभिलेख से, जो लगभग 223 ईस्वी का है। कब का है ये? 223 ईस्वी का। ठीक, ये है 223 ईस्वी का है। आप जरा ध्यान दीजिए। और कहाँ से मिला है ये अभिलेख? चमोली से मिला है। ठीक। अच्छा, एक अभिलेख और मिलता है जिसका नाम है त्रिशूल अभिलेख, जो 1268 का है। इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि हमें इस वंश के अशोक चल्ल की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन इससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के या यूके ट्रिपल एससी वाले के, यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अशोक चल्ल के संबंध में जो जो क्वेश्चन हैं जो इससे पहले वाले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, प्लीज़ उसको रिपीट कर लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस अशोक चल्ल की जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है? त्रिशूल अभिलेख से। आ सकता है क्वेश्चन कि 1267 से प्राप्त 68 से प्राप्त त्रिशूल अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो याद रखेंगे अशोक चल्ल से है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक वंश की और जानकारी मिलती है हमें, जिसका नाम है आसंती देव का वंश। आसंती देव, अशांति नहीं, आसंती देव का वंश। ये जो आसंती देव है, इसी नाम के राजवंश का है उल्लेख। मूल रूप से ये जोशी मठ का शासक था। ठीक। कत्यूर घाटी पर इसने अधिकार कर लिया और आसंती देव वंश की स्थापना हुई। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको मिलता है इसके संबंध में। एक हस्तलिखित ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु पादुक। क्या नाम है इसका? गुरु पादुक। याद रखेंगे नाम इसका प्लीज, कि गुरु पादुक का तात्पर्य किस चीज से है? तो एक हैंड रिटन एपिक है। और क्या जानकारी मिल रही है हमें गुरु पादुक में? इसमें हमें आसंती देव के वंश की जानकारी मिलती है, वंशावली मिलती है। अर्थात वंशावली में जरूरी नहीं है
कि आसंती देव के बाद के ही राजाओं के नाम मिले, उससे पहले के भी जो शासक या इसके जो पूर्वज रहे हों उनके भी नाम मिलते हैं। तो गुरु पादुक एक ऐसा हस्तलिखित ग्रंथ है जिसमें आसंती देव की पूरी वंशावली मिलती है, वृद्धावली मिलती है। ठीक, इंपॉर्टेंट कुछ और फैक्ट हैं आसंती देव वंश के संबंध में, वो ये कि इनकी जो शुरुआती कैपिटल थी वो थी जोशीमठ, ये आपको पता ही होगा। बाद में इन्होंने शिफ्ट करके कहाँ, इसके समय कहाँ शिफ्ट होकर आ गई थी, रणचूला कोट नामक स्थान पर। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इस वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम था ब्रह्मदेव, काफी अत्याचारी किस्म का शासक था। जागर की जो कथाएं हुआ करती हैं कुमाऊं वाले क्षेत्र में, उसमें ब्रह्मदेव को बीरम देव कहा गया है। बीरम का मतलब होता है बहुत कष्ट देने वाला। ठीक, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको मिलता है इस समय कि जिस समय उत्तराखंड के एक हिस्से का शासक जब ब्रह्मदेव था, तो उन्हीं दिनों आप जानते ही होंगे कि दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था अधिकतर भाग में। तो 1398 में, है ना, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। याद आ रहा ना आपको, 1398 में तैमूर ने, जो लंगड़ा था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो हमें उसके आक्रमण की जानकारी दिल्ली सल्तनत के कई स्रोतों से मिलती तो है ही। हमें यह भी पता चलता है कि तैमूर ने हरिद्वार में भी क्या किया था, आक्रमण किया था। तो आप मुझे कमेंट में ये भी लिखकर भेजेंगे कि इसका समकालीन शासक इस समय दिल्ली सल्तनत का कौन था, प्लीज़। ठीक, ये आप मुझे लिख के भेजेंगे। ओके, अच्छा, ये तो बात कर ली हमने। मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, तो जिसमें हमने कुछ डायनेस्टीज के बारे में देखा, और अब हम देखने जा रहे हैं उस डायनेस्टीज के का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, समझ रहे बात को, यानी कि प्रशासन कैसा था। तो स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि इनका जो प्रशासन था वो ठीक उसी तरीके से स्थापित था जैसे कि प्राचीन काल में मौर्यों का था, अर्थात काफ़ी सेंट्रलाइज था। मौर्यों का शासन और गुप्त शासकों के शासन में फ़र्क यही था कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड वाइल गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन इनका जो शासन मिलता है वो किससे मिलता जुलता है, मौर्यों से। तो आज हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ इनका सिस्टम किस तरह से काम करता था ये देखेंगे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो सेना थी वो कितने विंग्स में डिवाइड थी, और हर विंग्स का क्या कोई मुखिया हुआ करता था या नहीं। आइए देखते हैं। तो हमको ये पता चलता है कि कत्यूरियों का जो वंश था, जाहिर सी बात है कि राजतंत्र था, अत्यधिक केंद्रीकृत था, मौर्यों ऑन द लाइन्स ऑफ मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड था। ठीक है, मौर्य प्रशासन की व्यवस्था देखने को मिलती है इनके प्रशासनिक हायरार्की में। जो शासक होता था वही प्रशासन का मुखिया होता था, और शासक आप जानते ही हैं कि किस तरीके से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनकी सलाह मशवरे पे कार्य करता था। तो उसके कई सारे ऑफिशियल्स यानी कि जो अधिकारी गण हैं उनका हमको नाम मिलता है, जिसमें से कुछों के नाम ये लिखे हुए हैं। देखिए, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये जो लास्ट में मात्य, महामात्य, अमात्य, इस तरह के नाम हमने हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड में पढ़े थे। ठीक है, तो उसी प्रकार की व्यवस्था आपको दिखाई देने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए, एक तो है राजा मात्य, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी इस समय की, राजा के बाद की सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था, राजा मात्य था। ठीक है ना, इसी प्रकार महासामंत, महासामंत जो है वो सेना का मुखिया हुआ करता था, सेना का मुखिया। महाकर कृतिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से कि कत्यूरियों के प्रशासन के संबंध में महाकृतिका का तात्पर्य किस चीज से था। तो आप देखेंगे ये एक इंस्पेक्शन करने वाला अधिकारी था। ठीक है, महाकर कृतिका क्या था, एक इंस्पेक्शन करने वाला अधिकारी था। ओके, इसी तरीके से देखिए नाम उदाधिला करके मिल रहा है। उदाधिला, मैं तो पहली बार, मतलब आप पहली बार इस शब्द को देखेंगे, उदाधिला। ये क्या था, सुपरिटेंडेंट था। ओके, इसी प्रकार देखेंगे, ये बड़ा शानदार सा नाम है, सौदाभंगाधिकृत। सौदाभंगाधिकृत कौन था, चीफ आर्किटेक्ट था। क्या था, चीफ आर्किटेक्ट, यानी कि वास्तुशिल्प से संबंध था इस प्रकार के अधिकारी का, जिसका उल्लेख हमें इनके एडिक्ट्स और सोर्सेस में मिलता है।
ये तो खाली कुछ ही नाम लिखे हैं 5, इसके अलावा भी 4-5 और हैं जो आप प्लीज़ किताब से खोज कर उसको पढ़िए, ठीक है। अच्छा, इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो तो क्या थी, संस्कृत थी। राजकीय भाषा क्या थी, यानी कि राजा, मंत्रीगण और जो भी हाई ऑफिशियल्स थे वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, संस्कृत का। लेकिन जो आम बोलचाल थी वो किस भाषा का इस्तेमाल होता था, पाली भाषा का। अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर उन्हीं दिनों पूरे भारत में, या कह सकते हैं कि प्राचीन काल के भारत में जब बड़े बड़े राजवंश स्थापित हुआ करते थे, उन दिनों भी हम देखते थे कि अधिकतर जो भाषा हुआ करती थी ऑफिशियल, वो क्या हुआ करती थी, संस्कृत। और मंत्रीगण और एडमिनिस्ट्रेशन सब संस्कृत भाषा में बात करते थे। लेकिन उन दिनों जो कॉमन मास हुआ करता था वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। अगर उन्हीं दिनों संस्कृत भाषा भी आम बोलचाल की भाषा होती तो आज संभवतः मैं आपसे संस्कृत में बोल रहा होता। तो संस्कृत नेवर बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस। ये सारा फॉल्ट किसका रहा होगा, उस समय के शासकों का रहा होगा, कभी भी नहीं रहा, ठीक। तो ये रही इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे देखते हैं कि क्या इनकी मिलिट्री भी थी। तो हमको पता चलता है कि हाँ जी, इनका अब इनकी एक मजबूत सेना थी। और देखेंगे कि इनकी जो मिलिट्री थी उसके 4 विंग्स थे। आज की डेट में 3 विंग्स हैं, इनके 4 विंग्स थे, ठीक है ना। देखो, पदातिक, अश्वरोही, गजारोही, उष्ट्रारोही। पदातिक हो गया आपका पैदल सैनिक यानी कि इन्फेंट्री, और इसका जो मुखिया हुआ करता था वो क्या कहलाता था, गौलमिक। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि गौलमिक, है ना, कि कत्यूरियों के जो सैन्य प्रशासन है उसमें पैदल सेना का मुखिया कौन होता था, गौलमिक होता था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से अश्वारोही वाली जो सेना थी उसको क्या कहेंगे, अश्वबलाधिकृत। देखिए आपको बल, बल और बल, ठीक है, बल। चाणक्य में बल का मतलब क्या है, आर्मी से है। चाणक्य से मेरा मतलब यह है कि चाणक्य ने जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो जानकारी मिलती है, सप्तांग थ्योरी जो मिलती है, उसमें जो शासन है उसके 7 अलग अलग अंग बताए गए हैं पूरे साम्राज्य के, ठीक है। तो उसमें हमको पता चलता है कि बल का मतलब क्या होता है, आर्मी होता है, आर्मी अर्थात सेना। तो देखेंगे बलाधिकृत। अश्वारोही का मुखिया कौन होगा, अश्वबलाधिकृत, ठीक। गजारोही यानी कि जो हाथी की सेना है, ये घोड़े की हो गई। हस्ती बलाधिकृत, हस्ती आपको पता ही है कि पर्यायवाची शब्द होता है हाथी का। ऐसे ही उष्ट्र मतलब ऊंट, तो उष्ट्र बलाधिकृत मुखिया हो जाएगा किसका, ऊंट वाली सेना का। इसी प्रकार से जितनी भी आरोही सेना है, अर्थात आरोही सेना पता ही है आपको, अश्व, हाथी और ऊंट, इन तीनों सेनाओं का जो मुखिया हुआ करता था उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। हाँ, ये है हस्त्यासवोष्ट्र। हस्त्यासवोष्ट्र किसके लिए इस्तेमाल करा गया है, तीनों सेना के अंगों का, यानी कि जो आरोही सेना है उसके मुखिया को क्या कहा जाता था, हस्त्यासवोष्ट्र। इसी प्रकार से महासामंत शब्द का इस्तेमाल करा गया है किसका, जो चारों सेनाओं का प्रधान होता था उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करा गया है, महासामंत। अभी मैंने आपको बताया भी था, ये देखिए महासामंत कौन है, चीफ ऑफ आर्मी। आर्मी मतलब चारों जो उसके विंग है वो। लेकिन तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राजा होता है। तो राजा ही क्या था, सुप्रीम कमांडर था, किस चीज का, सेना का, ठीक। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति ये रही, एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति वो रही। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनका प्रांतीय प्रशासन, यानी कि इनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और वहाँ पर किस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। तब तक बने रही स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। होपफुली अगले साल उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैं अखबार पढ़ रहा था कि इसमें कुछ पैटर्न बदलने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उससे आया है ये कि उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें जो पाठ्यक्रम उसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। इस लेक्चर को सुनिए, कमेंट करिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे सूचित करिए। थैंक यू।